हुए थक गए थे और इसलिए उन्होंने धरती पर एक इमोर्टल ऑब को भेजा ताकि वो उनकी जगह ले सके। और वो ऑब सीधा जाकर एक पत्थर पर गिरा और उसने खुद को उसी पत्थर की शेप में बदल लिया। कुछ समय बाद वो पूरा एरिया भारी बर्फ से ढक गया और इसी बीच एक जख्मी भेड़िया उसी पत्थर के ऊपर आकर गिरा और अपने जख्म की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। भेड़िए के संपर्क में आते ही ऑब ने खुद को उस भेड़िए के रूप में ढाल लिया और उसकी सारी भारी खूबियों को अपना लिया। उसके जख्म से ऑब को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि ऑब के पास खुद को ठीक करने की शक्तियाँ थी। इसके बाद ऑब उसी भेड़िए के रूप में एक खाली पड़ी बस्ती में पहुंचा जहाँ एक लड़का उस भेड़िए को जोहन नाम से बुलाते हुए उसके गले लग गया। उसके हाव भाव से ये समझ आ गया था कि ये लड़का उस भेड़िए का मालिक था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका भेड़िया तो पहले ही मर चुका था और जो उसके सामने खड़ा था वो तो एक बिल्कुल ही अलग शक्ति थी। लड़के ने बताया कि वो इस बस्ती में अकेला ही रहता था और उसका पूरा परिवार दक्षिणी क्षेत्र में रहने की नई जगह ढूंढने गया था क्योंकि ये माना जाता था कि दक्षिणी क्षेत्र में एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ साथ बहुत सारे फल फ्रूट भी थे। पर उसको वहीं रुककर अपनी दादी और बाकी बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखने को बोला गया था। पर धीरे धीरे करके उसके सभी साथी मरते गए और अब वो अकेला ही बचा था और अपने परिवार के वापिस आने का इंतजार कर रहा था। उसी दिन उसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी जिसे घर जाकर उसने कुछ टुकड़ों में काट कर आधी से ऑब और अपने लिए खाना तैयार किया और बाकी बची हुई मछली को दीवार पर लटका दिया जहाँ पहले से ही कुछ और मछलियाँ सूख रही थी। अगले दिन उस लड़के ने अपने परिवार को ढूंढने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में जाने का फैसला किया, जिसके बाद वो अपना सारा सामान बांधकर ऑब के साथ निकल गया। रास्ते में उन्हें पत्थर पर एक निशान दिखा जिसे देखते ही वो लड़का समझ गया था कि वो निशान उसके घर वालों ने बनाया था ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढने के लिए आए तो उसे मदद मिल सके। अगले कुछ दिनों तक वो लड़का ऑब के साथ एक्साइटमेंट में आगे बढ़ता गया। उसे जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलना था, पर तभी एक दिन उसके पैर के नीचे की बर्फ टूटने की वजह से उसका पैर पानी में चला गया। पहले तो उसे लगा कि वो पूरी तरह से ठीक है, पर तभी उसकी नजर अपने थाई पर लगी चोट पर पड़ी जो काफी गहरी थी। ज्यादा ना सोचते हुए उसने उस चोट को ढक लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। पर अगले कुछ ही दिनों में उस चोट ने उसके शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती गई। फिर एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक पत्थर पर मार्क के ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसके परिवार में से कोई भी इसके आगे जिंदा नहीं बचा था। ये देखते ही उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। चोट की वजह से वो पहले ही बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। उसने पूरे रास्ते भेड़िए को अपने साथ रखा। घर पहुंचने तक वो बहुत कमजोर हो गया था और वो शायद बच नहीं पाएगा, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लड़का समझ गया था कि वो अब नहीं बचने वाला, इसलिए वो खुद को घसीट कर अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठ गया और अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीरों को देखने लग गया जो उसने ही बनाई थी। और कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। लड़के के मरने के बाद ऑब ने खुद को उसके रूप में बदल लिया, जिसके बाद वो दुनिया घूमने और दुनिया को अच्छे से जानने के लिए निकल गया। अपने पूरे रास्ते में खाना नाम की भी कोई चीज होती है, उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो बार बार भूख की वजह से मर जाता था। पर उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो अपनी शक्तियों से फिर से जिंदा हो सकता था, जिसके लिए उसे शुरुआत में 12 दिन लगते थे। पर धीरे धीरे वो यही चीज कुछ घंटों में करने लग गया था। कई दिनों तक ऐसे ही चलते चलते वो अब बर्फीली जगहों को छोड़कर घने जंगलों में पहुंच गया था। पर तभी एक बहुत बड़े भालू ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। उधर नीना गांव में मार्च नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, जिसे वो अपने बच्चे की तरह रखती थी। और उसी गांव में पेरोना नाम की एक लड़की रहती थी जो मार्च के लिए एक बड़ी बहन जैसी थी। मार्च को हमेशा से ही बड़े होने का शौक था और इसी के लिए वो हमेशा अपने माता पिता को बहुत परेशान किया करती थी। कुछ ही देर बाद योनावा नेशन के कुछ सिपाही उस गांव में पहुंचे क्योंकि इस बार नीना गांव से एक ही बच्चे की बलि चढ़ने वाली थी। ये बलि उस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए दी जाती थी और इसका चुनाव पायरोन नाम की एक बूढ़ी औरत करने वाली थी, जिसने थोड़ी देर जांच करने के बाद इस बलि के लिए मार्च को चुना और जिसके तुरंत बाद ही गांव के सभी लोग मार्च के माता पिता को बधाइयां देने लग गए। पर मार्च को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वापस घर पहुंचकर अपने माता पिता से उन बधाइयों के पीछे का कारण पूछा और जिस पर रोते हुए उन्होंने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनते ही मार्च गुस्से से पागल हो गई क्योंकि वो ऐसे नहीं मरना चाहती थी और अभी तो वो बड़े होकर अपनी जवानी को जीना चाहती थी, जिसके लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी योनामा नेशन के कुछ सिपाही उनके कमरे में आ गए और उनकी लीडर हेज ने मार्च के माता पिता को उससे दूर रहने को कहा और अब बलि चढ़ने तक हेज ही मार्च की देखभाल करने वाली थी। कुछ देर बाद गांव के सभी लोग मार्च को तोहफे देने के लिए आए और अंदर ही अंदर वो सभी लोग खुश थे क्योंकि उनमें से किसी के बच्चे की बलि नहीं चढ़ने वाली थी। मार्च की एक दोस्त लाला भी उसके लिए तोहफे में एक फूल लेकर आई और अगले कुछ दिनों तक हेज हर वक्त मार्च के साथ ही रहती थी। और उसकी विदाई के दिन मार्च के माता पिता ने रोते हुए उसे विदा तो किया, पर कुछ देर बाद ही उनके काफिले के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और ये और कोई नहीं बल्कि पेरोना ही थी। और इसी बीच मौका मिलते ही मार्च ने वहाँ से भागने की कोशिश करी, पर पैर फिसलने की वजह से वो एक तालाब में जाकर गिर गई, जहाँ उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो फिर से जिंदा हो रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि ऑब ही था। उधर योनामा नेशन के 2 सिपाही भी मार्च का पीछा करते हुए तालाब तक पहुँचे, पर ऑब को देखकर वो उल्टा भाग गए। सिपाहियों के वहाँ से जाने के बाद मार्च ने ऑब का पीछा करना शुरू कर दिया और उससे बात करने की कोशिश करने लगी, पर वो ये नहीं जानती थी कि ऑब को बात करना आता ही नहीं था।
थोड़ी दूर पहुंचकर ऑब अचानक से कुत्तों की तरह एक फल को खाने लग गया, जिसे देखते ही मार्च तुरंत समझ गई थी कि असल में ऑब बहुत ही ज्यादा मासूम था। जिसके बाद वो एक पेड़ के पास पहुंचे जहां काफी सारे पके हुए फल लगे हुए थे, और उन्हें देखते ही मार्च तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर एक पका हुआ फल ऑब के लिए लेकर आई, पर ऑब ने उसे हाथ मारकर नीचे गिरा दिया और फिर से उसे कुत्तों की तरह खाने लग गया। ये देखकर मार्च को बहुत गुस्सा आया, पर उसके खाने के तरीके से वो समझ गई थी कि असल में ऑब ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसने पेड़ पर चढ़कर ऑब की तरफ फल फेंकना शुरू कर दिया। और उसकी भूख को अच्छे से मिटाने के बाद मार्च ने उसे थैंक यू बोलना सिखाया, और इसके लिए उसने उसका मुंह पकड़कर उसे बोलना सिखाया। मार्च ऑब को ठीक उसी तरह सिखा रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सिखाती है। इसके बाद उन दोनों ने एक सुरक्षित जगह ढूंढकर अपनी पूरी रात वहीं पर बिताई। पर रात को सोते हुए मार्च को एक डरावना सपना आया, जहां उसने देखा कि उसके भाग जाने के बाद लाला को उसकी जगह बलि पर चढ़ाया जा रहा था, जिसे देखकर डर के मारे वो जाग गई। अगली सुबह मार्च ने वहाँ से निकलने का फैसला किया और ऑब लगातार उसका पीछा कर रहा था। मार्च ने कई बार उसे अलग अलग फल देकर रोकने की कोशिश करी, पर ऑब हर बार उन फलों को खत्म करके फिर से उसके पीछे आ जाता। इधर हार मारने के बाद मार्च ने ऑब के बारे में जानने का फैसला किया, पर ऑब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद मार्च ने उसे एक नाम दिया जो था एमो। उधर हेज ने दो सिपाहियों को पैरोना पर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ था, लेकिन वो दोनों बातचीत में लगे हुए थे। उधर पैरोना ने बड़ी ही चालाकी से एक चाकू को निकालकर अपने हाथ पैर खोलना शुरू कर दिया कि तभी एक बहुत बड़े भालू ने उन सिपाहियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही तो मारा गया और दूसरा सिपाही पैरोना को वहीं छोड़कर भाग गया। जैसे ही भालू पैरोना की तरफ बढ़ा तो ऐन वक्त पर उसने अपने हाथ खोल लिए और वहाँ से भागने लगी। भालू ने उसका काफी पीछा किया, पर एक खाई से कूदने के बाद पैरोना ने अपनी जान बचा ली। उस खाई से कूदने के बाद वो सीधा उसी तालाब में गिरी जहाँ मार्च ऑब से मिली थी। खुद को संभालने के बाद पैरोना मार्च को ढूंढने के लिए निकल गई। उधर हेज ने भी मार्च को ढूंढ लिया था और मार्च ने भी बिना कोई बहस करे उसके साथ चलना शुरू कर दिया। इधर पैरोना मार्च को ढूंढ ही रही थी कि उसकी नजर एमो पर पड़ी और उसने तुरंत ही एमो के पास जाकर मार्च के बारे में पूछा, पर एमो बिना कुछ बोले चुपचाप चलने लग गया। उधर हेज ने मार्च को एक ब्लैक जेली दी और उसके मुताबिक ये स्पेशल जेली सिर्फ चूजन वंस को ही दी जाती थी। उस जेली के बेकार टेस्ट के बावजूद भी मार्च चुपचाप उसे खाती रही। और इसी बीच हेज ने मार्च से एमो के बारे में पूछा, पर वो खुद भी एमो को इतने अच्छे से नहीं जानती थी, इसलिए उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी उस बचे हुए सिपाही ने आकर हेज को उन पर हुए हमले के बारे में बताया, और जैसे ही उसने उस भालू का नाम ओनिगुमा बताया तो वो सभी हैरान हो गए, क्योंकि वो ओनिगुमा को ही अक्सर बलि चढ़ाया करते थे। इधर जेली खत्म करने के बाद मार्च के बेहोश होते ही हेज और उसके साथी मार्च को उठाकर उसकी बलि चढ़ाने के लिए पहुँचे, और जहाँ पर पहुँचकर उन्होंने उसे बांध दिया। कुछ ही मिनटों के बाद वो भालू भी वहाँ पहुँच गया, पर साथ ही पैरोना भी वहाँ पहुँच गई, और भालू को मार्च के इतने पास देखकर वो तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। सिपाही उसे रोकना चाहते थे, पर हेज ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि ओनिगुमा एक बार में 2 लोगों को आराम से खा सकता है। तभी एमो भी वहाँ पर पहुँच गया, और इधर हेज और उसके साथी उन्हें वहीं पर बांधकर बाहर चले गए। एमो सीधा जाकर ओनिगुमा के सामने खड़ा हो गया, जिसने एक ही बार में उसका सर पकड़ लिया, पर इस बार एमो ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करी, और कुछ ही मिनटों के बाद उसने अपने आप को भेड़िए में बदलकर ओनिगुमा पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई। पर एमो अपने हर हमले के साथ कुछ न कुछ सीख रहा था, और उधर हेज और उसके साथी ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। काफी देर तक चली इस लड़ाई के अंत में एमो ने ओनिगुमा को हरा दिया, जिसे देखकर हेज बहुत शॉक हुई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ओनिगुमा को भी हरा सकता है। ओनिगुमा की हार के बाद जब मार्च की आंख खुली तो पैरोना उसके हाथ खोलने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी हेज ने उसे रोककर बताया कि वो उन्हें वापस नहीं जाने दे सकती थी, पर वो सभी उसके साथ योनामा चल सकते थे। तभी मार्च ने एमो को एक फल दिया, जिसके बाद उसने मार्च के पास आकर उसे थैंक यू भी बोला। हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ठीक मार्च की ही तरह पैरोना की बहन को भी ओनिगुमा की बलि बनाया गया था, जिसका पैरोना पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था, और तब से ही उसने कसम खा ली थी कि वो किसी और को ऐसे बर्बाद नहीं होने देगी। योनामा के रास्ते में शमन भी मार्च और पैरोना के साथ बैठी हुई थी, जहाँ उसने बताया कि असल में वो कोई पढ़ी लिखी शमन नहीं थी, बल्कि एक क्रिमिनल थी, जिसे योनामा के लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। असल में योनामा को नीना गांव के पैसों में दिलचस्पी थी, और इसीलिए वो लोग सभी पूजाओं का हिस्सा बनते थे, जिसके बदले में नीना गांव उन्हें सभी सप्लाईज भेजते थे, और इसीलिए वो लोग इस प्रथा को रोकना नहीं चाहते थे। कुछ ही देर बाद वो लोग योनामा पहुँच गए, जहाँ हेज ने उन्हें बताया कि वो लोग अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकते थे, और इसका सारा खर्चा योनामा की सरकार उठाने वाली थी। तभी मार्च की नजर मार्केट में एक लेटर वाले पर पड़ी, और वो तुरंत उसके पास पहुंच गई, क्योंकि वो अपने माता पिता को एक लेटर भेजना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपने माता पिता का एड्रेस ठीक से पता ही नहीं था।
जिस पर पेरोना ने उससे वादा किया कि वो जल्द ही इसका पता लगाकर वापस आएगी। पर तभी मार्च ने एक कागज के ऊपर अपने हाथ का निशान छाप दिया और उसके मुताबिक ये हाथ उसके ठीक होने का निशान था, जिसे वो जल्द ही अपने माता पिता को भेजने वाली थी। इसके बाद उन सभी को एक ढाबे में खाना खिलाने के लिए ले जाया गया, जहाँ सभी ने पेट भरकर खाना खाया और साथ ही एमो ने चॉपस्टिक से खाना भी सीख लिया। लेकिन अपना खाना खत्म करने से पहले ही वो सभी बेहोश हो गए और ये सब हेज के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, जिसने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। आंखें खुलने पर एमो एक जेल में बंद था, जिसके बाहर हेज अपने सीनियर्स को उसकी अनोखी शक्तियों के बारे में बता रही थी और उसके मुताबिक एमो उनके देश की फौज में एक अहम किरदार निभा सकता था। और इसी को दिखाने के लिए हेज ने एमो के कमरे में एक खूंखार क्रिमिनल को भेजा, जिसका काम था एमो पर हमला करना ताकि वो अपने बचाव में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। और उस क्रिमिनल को ये वादा किया गया था कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्रिमिनल के हमला करने पर एमो ने तुरंत ही अपने घाव को ठीक करके उस पर हमला कर दिया। एमो की ये शानदार शक्तियों को देखकर हेज के सीनियर्स बहुत खुश थे और वो एमो का सही इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके बाद एमो को भी मार्च के साथ एक ही सेल में बंद कर दिया गया और ठीक उसके ऊपर बंद थी पेरोना, जिसने मार्च को अपने सेल में अलग अलग चीजें ढूंढकर उन्हें रस्सी की मदद से उसके सेल में भेजने को कहा ताकि वो इन चीजों को भागने में इस्तेमाल कर सके। पेरोना की बात मानते हुए मार्च ने एक तीर और कुछ और चीजों को रस्सी की मदद से पेरोना तक पहुंचा दिया और इसके बाद एमो ने भेड़िया का रूप लेकर खुदाई करना शुरू कर दिया, जो सीधा ओनिगुमा के सेल में जाकर खुली। हेज ने ओनिगुमा के सेल में एमो और मार्च को पकड़ लिया और जिसके बाद उसने ओनिगुमा की देख रेख की जिम्मेदारी मार्च के ऊपर डाल दी। उधर पेरोना ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था, जिसमें वहाँ से भागने के बाद वो भालू को मारकर उसकी निशानी अपने साथ ले जाने वाली थी, जिसे वो नीना गांव के लोगों के सामने रखना चाहती थी ताकि वो इस बलि की प्रथा को खत्म कर सके। उधर उस भालू को साफ करते हुए मार्च को उस पर तरस आ रहा था और उसके मुताबिक ओनिगुमा असल में खतरनाक नहीं था, बल्कि लोग उसके बड़े शरीर की वजह से उससे डरते थे। पर थोड़ी ही देर बाद अपनी चोटों की वजह से ओनिगुमा की मौत हो गई और एमो ने तुरंत ही उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर स्टोर कर लिए। उधर पेरोना अपने सेल से निकलकर स्टोर रूम में पहुंच गई थी, जहां एक सैनिक ने उसे देख लिया, पर पेरोना ने तुरंत ही उस पर हमला करके बड़ी आसानी से उसे हरा दिया और इसके बाद वो मार्च को निकालने के लिए उसके सेल में पहुंची। उसने मार्च और एमो के साथ पेरोन को भी सेल से बाहर निकाल लिया, पर वो वहाँ से जाने से पहले ओनिगुमा के शरीर का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर मार्च ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि मार्च का मानना था कि वो लोग कोई और तरीके से भी लोगों को इस बारे में बता सकते थे और इसीलिए उन्हें ओनिगुमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन चारों ने अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम की मदद से बाहर की तरफ चलना शुरू किया। बाहर निकलने के लिए उन्हें एक घोड़ा गाड़ी भी मिल गई, जिसे लेकर वो चारों तेजी से आगे बढ़ने लगे। पर थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि हेज और उसके सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पेरोना ने उन पर तीर चलाना शुरू कर दिया। पर फिर भी हेज काफी तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी और जल्द ही एक सिपाही उनकी घोड़ा गाड़ी पर भी चढ़ गया। पेरोना उस सिपाही से लड़ने में व्यस्त थी और उधर हेज ने उसके ऊपर अपना निशाना लगाया हुआ था, पर हेज के तीर छोड़ते ही मार्च बीच में कूद गई, जिसकी वजह से वो तीर सीधा जाकर उसकी कमर में लग गया। ये देखते ही एमो गुस्से से पागल हो गया और उसने हेज पर हमला कर दिया। अपने बचाव में हेज ने उस पर तीर चलाया तो एमो ने इस बार खुद को ओनिगुमा में बदल लिया और उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। उधर मार्च को इस हालत में देखकर पेरोना की आंखों के सामने उसके साथ बिताए सभी लम्हे आ रहे थे। वो मार्च को बचाना चाहती थी, पर अब कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता था और मार्च ने थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। उधर एमो गुस्से में तबाही मचा रहा था कि तभी पेरोना मार्च को अपने हाथों में लेकर घोड़ा गाड़ी से कूद गई और एमो के पास पहुंची और उससे शांत होने को कहा। एमो के शांत होते ही पेरोना ने एक टूटी हुई तलवार से अपनी जान लेने की कोशिश करी, पर एमो के अंदर पहले से ही मार्च के हाव भाव थे और उसने उनकी मदद से पेरोना को रोक लिया। उधर सिपाहियों को पता था कि वो अभी पेरोना पर हमला कर सकते थे, इसलिए मौका मिलते ही उन सब ने उस पर तीर छोड़ दिए और ऐन वक्त पर एमो ने फिर से रूप बदल कर उसे बचा लिया, जिसके बाद वो पेरोना को अपनी पीठ पर बिठाकर लगातार नीना गांव की तरफ बढ़ता गया। उधर हेज घायल रूप में जमीन पर पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद नीना गांव में ये खबर पहुंच गई कि एक बहुत बड़ा भालू तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही गांव के सभी लोग डर गए, पर जब उन्होंने उस भालू की पीठ पर पेरोना को देखा तो वो सभी शॉक हो गए। नीना गांव पहुंचकर पेरोना एमो की पीठ से उतरी और उसने मार्च के माता पिता के पास जाकर उन्हें मार्च का हैंड प्रिंट दिखा दिया, जो उसने मरने से पहले बनाया था, और उन्हें बताया कि मार्च ने इसका मतलब रखा था कि वो बिल्कुल ठीक है। ये देखते ही मार्च के माता पिता जोर जोर से रोने लग गए। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने मार्च को बचाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी और साथ ही उन्होंने पेरोना को धन्यवाद भी किया। तभी एक आदमी भागकर उनके पास आया और उन्हें बताया कि हेज और उसके सिपाही बहुत तेज रफ्तार से नीना गांव की तरफ बढ़ रहे थे। ये सुनते ही पेरोना समझ गई थी कि इस बार वो लोग एमो को पकड़ने के लिए आ रहे थे, इसलिए उसने एमो को तुरंत ही वहाँ से भागने को कहा और पेरोना की बात सुनते हुए एमो चुपचाप अपने आप को भेड़िया बनाकर घने जंगलों में चला गया।
उधर पेरोना और कुछ सैनिक एक बड़े से टावर पर चढ़ गए ताकि वो हेज को एमो तक पहुंचने से रोक सके, और इसलिए पेरोना ने एक तीर हेज की तरफ चलाया जो सीधा उसके हाथ पर जाकर लगा। उधर एमो जंगल में अकेला ही भटकता रहा और उसे जब भी भूख लगती तो वो मार्च का रूप लेकर पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लेता। इसी बीच उसे एक ऐसी खुशबू आई जो उसने पहले भी स्मेल की थी। पास जाकर उसे पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि पेरोन ही थी, जो मार्च को अपने सामने देखकर शॉक रह गई। थोड़ी ही देर बाद वो समझ गई थी कि उसके सामने मार्च नहीं बल्कि एमो खड़ा था। उसने वापस अपना रूप बदला और घोड़ा गाड़ी के अंदर गया, जहाँ उसने मार्च के खून का निशान देखा, जिसे देखकर वो बहुत उदास हुआ और चुपचाप खड़ा होकर वापस जंगल में आगे बढ़ गया। उसे जाते देख पेरोना भी उसका पीछा करने लग गई, क्योंकि अब वो फिर से अकेले नहीं रहना चाहती थी। 2 दिन तक लगातार भूखे पेट चलने के बाद अब पेरोना बहुत ज्यादा थक चुकी थी और साथ ही वो बहुत भूखी भी थी, इसलिए उसने एमो के पैर पर लगी चोट को काट लिया। जिसके बाद एमो ने उसकी भूख शांत करने के लिए मार्च का रूप लिया और पेड़ पर चढ़कर उसका पेट भरने के लिए उसके लिए फल तोड़े। इसके बाद पेरोना ने एमो को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। वो एमो को अलग अलग वर्ड जमीन पर लिख कर दिखाती और उसे कॉपी करने को बोलती। उसने ऐसे ही एमो को अपना नाम तक लिखना सिखा दिया। उसकी बस एक शर्त थी कि एमो उसकी अच्छे से देखभाल किया करेगा। पेरोना ने एमो को सभी फंडामेंटल्स के बारे में भी सिखा दिया था, जैसे कि फायर, वाटर और नॉन वेज फूड। इसके बाद वो एक शहर में पहुंचे जहाँ एक पोर्ट था। अब एमो बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकता था और अब वो गुड नाइट भी बोल लेता था। और ऐसे ही उसने पेरोना को पहली बार उस लड़के से मिलने की कहानी भी सुनाई कि कैसे उसने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ देर बाद वो अपनी जगह पर पहुंच गए और बोट से उतरकर पेरोना ने एमो को बताया कि अगले दिन वो अपने लवर से मिलने जाने वाली थी, पर उन्हें उस रात जंगल में ही रुकना था। रात को सोते वक्त अचानक से एक अजीब से जीव ने एमो पर हमला कर दिया और उसी का रूप ले लिया। जिसके बाद एमो के पास उससे लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, जिसके लिए उसने भेड़िए का रूप लिया। पर तभी धरती के नीचे से एक आदमी निकला जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसने एमो को बताया कि उसी ने ऑब को बनाया था और अब एमो को अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए उस जीव की छाती में लगे कोर को तबाह करना होगा। जिसके बाद एमो ने अपने भेड़िए रूप में ही उस जीव पर हमला किया, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए अगली बार एमो ने भालू का रूप लेकर उसे बीच में से फाड़ दिया, पर ऐन वक्त पर वो फिर से हार गया। इसके बाद एमो ने मार्च का रूप लेकर उस पर फिर से हमला किया और इस बार वो कोर को निकालने में कामयाब हो गया और उसने उस जीव को हरा दिया। एमो अभी उस कोर को पकड़कर जमीन पर बैठा ही हुआ था कि उस काले कपड़े वाले आदमी ने उसके पास आकर उसे बताया कि उसने ही ओब को बनाया था ताकि वो इस दुनिया की रक्षा कर सके। पर अब ओब को रोकने के लिए कुछ लोग एमो का पीछा कर रहे थे और अब वो बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। वो आदमी इतना बोलकर वहाँ से चला गया और अगले दिन पेरोना और एमो एक घर में पहुँचे और पेरोना बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्होंने सभी मुश्किलों को अच्छे से पार कर लिया था। इसके बाद हमें 2 भाइयों को दिखाया गया जिनका नाम था गुगु और शिन। वो दोनों एक साथ जंगल में एक टेंट में रहते थे और दोनों का ही एक सपना था एक साथ बड़े से महल में रहने का, और वो दोनों जानते थे कि इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो दोनों एक किसान के लिए काम करते थे और सामान को मार्केट में ले जाकर बेचते थे। मार्केट में गुगु हमेशा एक लड़की को देखता रहता था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी, पर वो जानता था कि वो लड़की बहुत अमीर परिवार से थी, इसलिए उसने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। एक दिन गुगु की दुकान पर एक आदमी आया जिसे सब शराब के व्यापारी के तौर पर जानते थे, पर उसके जाने के बाद गुगु को पता चला कि वो आदमी पहाड़ पर रहता था और साथ ही उसके बारे में काफी सारी अफवाहें भी थी कि वो अलग अलग नशे बेचता था। उसी शाम घर पहुंचने पर गुगु ने देखा कि कुछ लड़के उसके भाई से बात कर रहे थे, पर उसके वहाँ आते ही वो सभी वहाँ से चले गए। इसलिए उसने अपने भाई से उन लड़कों के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात को टाल दिया। इसके बाद गुगु की नजर उनके सेविंग बॉक्स पर पड़ी जिसमें से कुछ पैसे गायब थे। जब उसने इस बारे में अपने भाई से पूछा तो उसने फिर से उसकी बात को टाल दिया। गुगु ने इसको चोरी की तरह ही लिया और जाकर उस डब्बे को एक नई जगह पर छुपा दिया। अगले दिन गुगु की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जिसके गले में उसका नाम मेयर लिखा हुआ था। उसने तुरंत ही उसका ध्यान रखने का फैसला किया। कुछ देर बाद गुगु ने उस कुत्ते की मालिक की आवाज सुनी जो जोर जोर से उसको बुला रही थी। पास जाकर उसने देखा कि उसकी मालिक कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही थी। गुगु ने तुरंत ही मेयर उस लड़की को वापस कर दिया और इससे खुश होकर उसने गुगु को एक बहुत महंगी अंगूठी दी और उसे बताया कि अगर उसने ये अंगूठी बेच दी तो उसे जिंदगी में कभी भी सब्जियां नहीं बेचनी पड़ेगी। यार ऐसी अंगूठियां हमें क्यों नहीं मिलती। गुगु इसके बाद बहुत खुश था, पर जल्द ही उसकी खुशियां खत्म होने वाली थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका भाई उसके सारे पैसे लेकर भाग गया था और बदले में उसने एक लेटर छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कहीं दूर जा रहा था। गुगु जानता था कि ये सब झूठ था, इसलिए गुगु अगले कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा उदास रहा। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। एक दिन ऐसे ही अकेले टहलते हुए गुगु की नजर एक लकड़ी के बहुत बड़े लट्ठे के ऊपर पड़ी जो उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ उसके पास गिरा। उस लकड़ी का मालिक उसे अकेले नहीं उठा सकता था, इसलिए वो मदद
मदद ढूंढने के लिए चला गया, पर उसके पीछे से वो लकड़ी का लट्ठा नीचे की तरफ जाने लग गया और गुगू की नजर नीचे पड़े अपने प्यार पर पड़ी, जिसे बचाने के लिए वो पूरी रफ्तार से भागा और सही समय रहते ही उसे धक्का देकर बचा लिया। पर इस बीच उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी, क्योंकि उस लड़की को बचाने के चक्कर में गुगू का चेहरा उस भारी लकड़ी के लट्ठे के नीचे आ गया। गुगू ने ये मान लिया था कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाला और अब बस वो अपने मरने का इंतजार कर रहा था कि इसी बीच उसे पता चला कि उस लड़की का नाम रिन था। थोड़ी देर बाद वो शराब के व्यापारी की नजर गुगू पर पड़ी और वो उसे बचाने के लिए पहुंच गया, जिसने उसे अपने घर ले जाकर उसके चेहरे पर एक सर्जरी करी। होश आने पर गुगू ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था और ब्रीवर ने बताया कि उसकी किस्मत का ही कमाल था कि गुगू अभी भी जिंदा था और उसके चेहरे को ढकने के लिए ब्रीवर ने उसे एक मास्क भी दे दिया ताकि उसे अपने चेहरे की वजह से शर्म न आए। इसी के 3 महीने बाद पायरोन और एमो उनके घर पहुंच गए और पायरोन ने ब्रीवर और गुगू को एमो के शक्तियों के बारे में बताया, जिस पर ब्रीवर ने उन्हें बताया कि असल में एमो एक बहुत ही खतरनाक हथियार की तरह काम आ सकता है और इसीलिए अलग अलग देश उसे अपने कब्जे में जरूर लेना चाहेंगे। उधर गुगू और एमो बहुत ही जल्द अच्छे दोस्त बन गए थे और गुगू ने एमो को जिंदगी में पहली बार नहाना सिखाया, क्योंकि अब एमो उनके साथ रहने वाला था, इसलिए उसे कुछ चीजें सीखना जरूरी था। एक दिन ब्रीवर और पायरोन मजाक में एमो को बचाने की बात कर रहे थे, पर ये सुनते ही गुगू गुस्से से भर गया, क्योंकि वो एमो को अपने भाई की तरह देखता था और वो उसके लिए लड़ने को हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जब गुगू और एमो आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके घर रिन पहुंची, जिसे देखकर गुगू हक्का बक्का रह गया था। असल में रिन वहाँ एक घाव को मिटाने के लिए दवाई लेने आई थी, जो उसे 3 महीने पहले लगा था और ये घाव उसे तभी लगा था जब गुगू ने उसे बचाया था। पर रिन को अभी तक ये नहीं पता था कि गुगू ने ही उसकी जान बचाई थी। पर थोड़ी ही देर बाद रिन का ध्यान गुगू से हटकर एमो पर चला गया, जिससे गुगू को देखकर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि रिन अब कभी भी उसे एक आम लड़के की तरह नहीं देखने वाली थी। थोड़ी देर बाद रिन ने ब्रीवर से उन्हीं के घर में रहने की इजाजत मांगी और जिस पर ब्रीवर ने अपनी हामी भी भर दी। रिन अगले दिन अपने सामान के साथ वापस आने का वादा करके वहाँ से चली गई। उसी शाम एमो ने गुगू को अपनी शक्तियाँ दिखाते हुए बताया कि वो सभी फल फ्रूट्स को बना सकता था जो उसने पहले खाए हुए थे और साथ ही वो उन सभी हथियार को भी ला सकता था जिनसे उस पर हमला हुआ था। इसी बातचीत के बीच गुगू ने कुछ ऐसा कह दिया जो एमो को बहुत बुरा लगा और देर रात एमो अपने आप को भेड़िया रूप में बदलकर कहीं बाहर सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब रिन ने गुगू से एमो के बारे में पूछा तो गुगू के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर गुगू जानता था कि एमो जल्द ही वापस आ जाएगा, क्योंकि आज वो लोग उसका मनपसंद खाना बना रहे थे। इसके बाद वो ब्रीवर के पास गया, जो रिन के घाव को सही करने के लिए दवाई तैयार कर रहा था, कि तभी उसने गुगू के मास्क के अंदर पाइप डालकर एक दवाई निकाली। गुगू को कुछ समझ नहीं आया और इसलिए उसने ब्रीवर से इसका जवाब मांगा, जिस पर उसने बताया कि उसने गुगू के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन लगा दिया था जो स्पेशल अल्कोहल तैयार करने के काम आता था और जो दवाई की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती थी। गुगू ये बात सुनकर एकदम हैरान हो गया और उसे इतना बुरा लगा कि वो पूरी रफ्तार से घर से बाहर भाग गया। गुगू के जाते ही एमो घर में पहुंच गया और रिन ने उसे पूरी बात बताते हुए गुगू को ढूंढने को कहा, जिस पर एमो ने साफ इनकार कर दिया। एमो को समझाते हुए पैरोन ने बताया कि गुगू ही उनके घर के सारे काम करता है और उसके जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है, जिस पर एमो ने जवाब दिया कि अब से गुगू की जगह वो सारा काम खुद किया करेगा। इसके बाद उसने रसोई में जाकर कुछ खाना तैयार किया, जिसे खाते ही सबने उसे बेकार बताकर रिजेक्ट कर दिया और अब सबको गुगू की याद आ रही थी। उधर गुगू ने वापस अपने पुराने टेंट में जाकर रहना शुरू कर दिया और अगले दिन जब गुगू मार्केट पहुंचा तो सभी लोग उसके मास्क को देखकर डर रहे थे और सब उसे राक्षस समझ रहे थे। इसके बाद गुगू ने अपने पुराने मालिक का पता लगाया और एक बार फिर से उससे काम मांगने के लिए पहुंच गया। वो मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए उसने तुरंत ही गुगू को काम पर रख लिया। पर उस रात खाना खाते समय मालिक के बेटे चैन ने गुगू को उनके घर में रखने के लिए साफ मना कर दिया। मालिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अपने पिता की एक ना सुनी। इसलिए गुगू ने उन्हें वादा किया कि वो अपने टेंट में ही सोया करेगा और सुबह होते ही काम करना शुरू कर देगा। घर वापस जाते वक्त कुछ बदमाशों ने उस पर हमला करके उसका मास्क जबरदस्ती उतार दिया और जिसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो कभी भी मास्क नहीं पहनेगा और अब से लोगों को उसका असली चेहरा ही देखना पड़ेगा। उधर एमो दिन पर दिन अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करता रहता था, पर वो हर बार फेल हो जाता। इसीलिए उसने पैरोन के पास जाकर मदद मांगी, जिसने उसे गुगू को फिर से घर ढूंढ कर लाने की सलाह दी। एक शाम चैन गुगू के टेंट में पहुंचा और उसने गुगू को बहुत बुरा भला सुनाया, जिसकी वजह से गुगू ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और अब वो नई नौकरी की तलाश में था। पर उसके चेहरे की वजह से कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक बार रिन की दी हुई अंगूठी बेचने का भी फैसला किया, पर ऐन वक्त पर उसका मन बदल गया। तभी सड़क पर चलते हुए उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक इंसान पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। पास जाकर देखने पर उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि गुगू का भाई ही था।
अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुगू को बहुत बुरा लगा और उसने उसके हाथ में रिन की दी हुई अंगूठी दे दी और उसे बेचने को कहा ताकि वो अपनी हालत सुधार सके। इतना बोलकर गुगू वहाँ से निकल गया। उसी रात टेंट में सोते हुए दो लोगों ने गुगू को किडनैप कर लिया, जिनका इरादा उसे बेचकर पैसा कमाने का था। पर तभी एमो ने उन पर हमला कर दिया और एक भेड़िए को अपने सामने देखकर वो दोनों वहाँ से भाग गए। पर गुगू ने एमो को देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था। इसके बाद एमो ने गुगू को बताया कि पैरोन ने उसे समझाया है कि सिर्फ गुगू ही उसे नई चीजें सिखाने में मदद कर सकता है और इसीलिए एमो चाहता था कि गुगू उनके साथ वापस घर चले। पर गुगू अभी भी ब्रियर की हरकत से गुस्सा था, इसलिए उसने एमो के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन तभी वो कई दिनों से भूखा होने की वजह से बेहोश हो गया। इसके बाद एमो गुगू को वापस से टेंट में लेकर गया, जहाँ उसने गुगू के लिए अपनी शक्तियों से बहुत सारा खाना इकट्ठा किया और गुगू ने वो खाना तब तक खाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। इसके बाद उनके टेंट में मिरर घूमते घूमते पहुंच गया और थोड़ी देर गुगू के साथ खेलने के बाद वो वहाँ से चला गया। इसके बाद गुगू ने एमो की शक्तियों को समझते हुए उसे बताया कि एक समय पर गुगू और उसके भाई के पास बहुत ही अच्छे परिवार में रहने का एक मौका था, पर फिर उस परिवार ने शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और हो सकता है कि एमो किसी भी चीज की तरह बन सकता था या किसी भी चीज को ला सकता था, क्योंकि उसके करीबी की मौत से उसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा हो। और इसीलिए गुगू ने एमी से उसे दुख पहुंचाने के लिए मदद मांगी और अब गुगू चाहता था कि एमो उसको मारने के बाद उसका भी रूप ले ले ताकि वो हमेशा उसे याद रख सके। ये बातें दोनों के बीच बहुत ही इमोशनल थी। तभी टेंट में रिन भी पहुंच गई और उसने बताया कि मिरर ने ही उसे यहाँ का रास्ता दिखाया। पर रिन को देखते ही गुगू ने अपना चेहरा छिपा लिया ताकि रिन उसको न देख सके। पर रिन ने उसे बताया कि कैसे गुगू के जाने के बाद सभी को घर में उसकी कितनी याद आती थी और यहाँ तक कि उसके बिना तो वो लोग ढंग से खाना भी नहीं खा सकते थे। और साथ ही ब्रीवर ने भी ये वादा किया था कि वो गुगू के शरीर से वो ऑर्गन निकाल देगा ताकि उसके ऊपर कोई असर ना हो। पर गुगू का कहना था कि उसने गुस्से में मास्क कहीं फेंक दिया था और वो बिना मास्क के घर नहीं जा सकता था, जिस पर रिन का जवाब था कि उसे गुगू के चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर गुगू अभी तैयार नहीं थी, इसलिए एमो ने उसे वादा किया कि वो उसका मास्क ढूंढ कर ले आएगा। एमो के जाते ही रिन ने गुगू को अपने कपड़े उतारकर अपना घाव दिखाया, जिस पर उसका मानना था कि उसके पिता ने ही उसे धक्का दिया था। पर उसे ये नहीं पता था कि असल में ये धक्का उसे गुगू ने दिया था, वो भी उसकी जान बचाने के लिए, जिसकी वजह से आज उसके चेहरे का ये हाल था। गुगू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर रिन का कहना था कि वो किसी ऐसे परिवार में पैदा होना चाहती थी जो अमीर ना हो, और उधर गुगू ने बचपन से ही ये सोचा था कि काश वो एक अमीर घर में पैदा हुआ होता। इसके बाद रिन ने गुगू से उसकी चोट के बारे में पूछा, जिस पर गुगू ने जवाब ना देना ही सही समझा, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने रिन को सच बता दिया तो वो उससे नफरत करने लगेगी। रिन गुगू के लिए एक स्पेशल मास्क लाई थी, क्योंकि वो गुगू को और अच्छे से जानना चाहती थी, चाहे वो उसका चेहरा ना देख पाए। उधर एमो जैसे ही गुगू का मास्क लेने के लिए पहुंचा तो एक बार फिर से काले कपड़े वाले आदमी ने आकर उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि दुश्मन हर वक्त एमो पर अपनी नजर बनाए बैठे थे। उधर गुगू और रिन मार्केट में घूम रहे थे कि तभी रिन के पिता वहाँ उसे वापस घर ले जाने के लिए पहुँच गए, पर गुगू ने रिन को बचाने के लिए उन्हें धक्का मार दिया, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग गए। रात में एमो ने उन दोनों को ढूंढ लिया। जब वो दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे उस वक्त एमो के हाथ में गुगू का मास्क था, जिसे वो ढूंढ कर लाया था, इसलिए रिन ने अपना लाया हुआ मास्क पहनने का फैसला किया। वापस घर जाते समय उन्हें रिन की काम वाली मिली, जिसने रिन को मास्क के बावजूद भी पहचान लिया, इसलिए उन तीनों ने भागना शुरू कर दिया। पर काम वाली भी उनका पीछा कर रही थी। वो लोग जानते थे कि अगर उसे उनके घर के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने एमो को पीछे रुककर उसका ध्यान भटकाने को कहा और ठीक प्लान के मुताबिक एमो ने मार्च का रूप लेकर उस काम वाली का ध्यान भटका दिया। पर तभी फिर से एमो के दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी आवाज गुगू तक पहुंच गई, जिसे सुनते ही वो तुरंत एमो की तरफ भागा और उसने रिन को वापस घर पहुंचकर उसका इंतजार करने को कहा। जगह पर पहुंचते ही वो समझ गया था कि जिस जीव के बारे में पैरोन बात कर रहा था उसी ने एमो पर हमला किया था, और इस बार उसने एक पेड़ का रूप लेकर एमो को बेहोश कर दिया था। इसके बाद उस जीव ने उन दोनों पर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया कि तभी गुगू को एक आइडिया आया कि वो उसके शरीर में बन रही वाइन का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि गुगू के शरीर से बाहर आने पर उस वाइन में आग लग सकती थी और वो जीव एक पेड़ के रूप में था, जिस वजह से वो लोग वाइन को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। पर बदकिस्मती से उसके शरीर में वाइन खत्म हो गई थी, इसलिए एमो ने उसे धक्का देते हुए वहाँ से भागने को कहा, जिसके बाद गुगू पूरी रफ्तार से घर की तरफ भागा ताकि वो ब्रीवर से अपने शरीर में वाइन डलवा सके। पर रास्ते में वाइन की रिएक्शन की वजह से वो नीचे गिर गया, लेकिन वो किसी तरह से घर पहुंच गया, जहां रिन के माता पिता को देखकर वो हैरान रह गया। पर उन पर ध्यान न देते हुए वो सीधा ब्रीवर के पास पहुंचा और उससे सबसे ताकतवर वाइन देने को कहा। ब्रीवर उसे मना करना चाहता था, पर पेयोरन के कहने पर उसने चुपचाप गुगू को वाइन दे दी। अब वाइन के नशे में गुगू रिन के माता पिता के सामने अपने प्यार का इजहार करके वहाँ से चला गया, जिसके बाद रिन के माता पिता भी वहाँ से जाना चाहते थे, पर पेयोरन ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। वो चाहती थी कि रिन के माता पिता भी ये सारा नजारा देखें। वापस जगह पर पहुंचकर गुगू ने देखा कि उस जीव ने पूरी तरह से इमो की शक्तियां ले ली थी, और गुगू को वहां देखते ही उसने गुगू पर भी हमला कर दिया। पर अपनी चालाकी से गुगू ने उस पर वाइन फेंक कर आग लगा दी और उसे हरा दिया।
उसे हराने के बाद गुगू जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसे एमो का कोई अंश नहीं दिख रहा था। पर तभी उसकी नजर एक व्हाइट लाइट पर पड़ी जो थोड़ी दूरी पर जा रही थी। पीछा करने पर उसने देखा कि उस लाइट ने एक पत्थर की शेप ले ली, जिसका मतलब था कि एमो मर चुका था। पर एमो को बनाने वाला वो काले कपड़ों वाला आदमी ये सब कुछ देख रहा था और वो जानता था कि एमो में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी, इसलिए उसने एमो को फिर से जिंदा कर दिया। जिसके बाद एमो अपने भेड़िए के रूप में गुगू के सामने आ गया। जिसके बाद गुगू ने बताया कि उसने उस जीव को हरा दिया और वो दोनों आपस में खेलने लग गए। इसके बाद वो दोनों घर पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा कि रिन और उसके माता पिता अभी भी वहीं थे। इसलिए गुगू ने फटाफट से सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया जो सबको बहुत पसंद आया। पर एमो बाहर अपने क्रिएटर से बात कर रहा था, जिसने उसे वो घर छोड़कर दुनिया घूमने को कहा ताकि वो खुद को ज्यादा ताकतवर बना सके। असल में जिस जीव ने उस पर हमला किया था उनका नाम था नोकर्स। और अगली बात एमो के बचने के बहुत ही कम चांस थे और अगर एमो को अपने लोगों को बचाना था तो उसे बाहर की दुनिया में जाकर खुद को ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। पर जब गुगू वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एमो खुद से ही